दाहिने हाथ से लाचार, अच्छी तरीके से सुनने में भी असहाय, व्हील चेयर पर कट रही है जिंदगी। लेकिन 44 साल से ईरान की सरकार, 40 साल का वो बूढ़ा बादशाह जो फ्लावर नहीं फायर है। شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه नमस्कार। इजराइल की मिसाइलें शहर शहर कहर बनकर के जरूर टूट रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया सरेंडर कर दो, नहीं तो खेल खत्म। लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। वो अड़ा है, अपनी जिद पर खड़ा है और कह रहा है कि अब होगा पूर्ण युद्ध। आखिर क्या है वो ताकत, कौन है वो शख्स और कैसे बना वो ईरान का सुप्रीम लीडर? आज के इस वीडियो में मैं अनरावल करूंगी इस बूढ़े बादशाह की पूरी कहानी, जो इस समय दुनिया का सबसे चर्चित शख्स बन चुके हैं, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो शायद इतने ही उसके विरोधी भी इस समय हैं। वो तकरीबन 44 साल से अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसकी धमकियों का जवाब दे रहा है और आज 46 साल की उम्र में भी वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। ये शख्स कोई और नहीं है, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई। अयातुल्लाह अली खामेनेई यानी ईरान की सर्वोच्च सत्ता, वो शख्स जिसके एक इशारे पर ईरान में लोगों की तकदीर बदल जाती है। कहते हैं कि जिसकी मर्जी के बिना आज के ईरान में पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन हमेशा से ना तो वो खामेनेई इतने ताकतवर थे और ना ही ईरान ऐसा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ईरान की इस्लामिक क्रांति से पहले की है। 1979 से पहले का ईरान कुछ ऐसा दिखता था। न महिलाओं के लिए आज की तरह पाबंदी, न रोक टोक और न ही कानून में शरिया का अमल दखल। लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया, पहलवी वंश के शासन का पतन हो गया और ईरान में नई ताकत बनकर के उभरे अयातुल्लाह खुमैनी। ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता को अयातुल्लाह कहकर के पुकारते हैं। ईरान की क्रांति के दौर में खुमैनी फ्रांस में निर्वासन झेल रहे थे। लेकिन 70 के दशक में जैसे जैसे शाह रजा पहलवी की हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने लगा, वैसे वैसे खुमैनी का समर्थन बढ़ने लग गया। दरअसल पहलवी वंश ने ईरान पर 2 पीढ़ियों तक शासन किया। कजार वंश की सत्ता को उखाड़कर फेंकते हुए 1925 में रेजा शाह पहलवी ने ईरान की सत्ता को कब्जाया। रेजा शाह 1953 में रजा शाह पहलवी को ईरान की गद्दी सौंप दी। लेकिन रजा शाह पहलवी के दौर में ईरान में अमेरिकी दखल बढ़ गया। अमीर गरीब की खाई और ज्यादा चौड़ी होने लग गई। हालांकि रजा शाह पहलवी ने अपने शासन के दौरान महिलाओं के लिए मताधिकार जैसे कई युगांतकारी काम किए, लेकिन फिर भी वो जनता के दिल में अपनी जगह बनाए रखने में नाकाम हो गए। वेस्टर्न कंट्रीज के बढ़ते दखल और गरीबी, शासन व्यवस्था में फैली हुई भ्रष्टाचार ने रजा शाह पहलवी को जनता की नजरों में गिरा दिया और ईरान में इस्लामिक क्रांति की जड़ें जो है मजबूत हो गई। एक और बढ़ती गरीबी और दूसरी ओर शाह के शाही तौर तरीकों में लोगों की नाराजगी जो है और बढ़ गई, जिसके बाद विरोधी गुट पेरिस में निर्वासन की जिंदगी जी रहे शिया धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी के इर्द गिर्द जमा होने लग गए। सामाजिक और आर्थिक सुधारों का वादा करते हुए अयातुल्लाह खुमैनी ने पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों को भी अपनाए जाने की बात कही, जो आम ईरानी के दिल की आवाज थी। जिसके बाद 70 के दशक के अंत तक पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर हिंसा से भरपूर शाह विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत हो जाती है। आम हड़तालों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि देश भर में अस्थिरता की स्थिति बन गई और ईरान की अर्थव्यवस्था एक तरीके से ठप होती चली गई। जनवरी 1989 में शाह एक लंबी छुट्टी पर ईरान से बाहर चले गए। ईरान में पलायन से तुरंत पहले शाह ने प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार को अपनी गैर मौजूदगी में देश का संचालन करने के लिए रीजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया। बख्तियार ने लगातार बढ़ रहे विरोध का मुकाबला करने की ठानी। उन्होंने अयातुल्लाह खुमैनी के एक नए सरकार का गठन करने के इरादे पर जो है रोक लगा दी। लेकिन इसके बाद रजा शाह पहलवी कभी लौट कर नहीं आए और 1 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह खुमैनी बदले हुए घटनाक्रम के बीच निर्वासन से वापस लौटे। तब तक राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता वहां बढ़ गई थी। खुमैनी समर्थक प्रदर्शनकारियों और साम्राज्यवाद की हिमायतों और पुलिस के बीच में गलियों और सड़कों पर मुठभेड़ एक आम बात हो गई। 11 फरवरी को तेहरान की सड़कों पर टैंक नजर आए और सैन्य तख्ता पलट की अफवाहें तेज हुई। लेकिन जैसे जैसे फिर दिन आगे बढ़े, साफ हो गया कि सेना का सत्ता पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। क्रांतिकारियों ने तेहरान के मुख्य रेडियो स्टेशन पर धावा बोला और ऐलान किया, ये ईरानी जनता की क्रांति की आवाज है। जिसके बाद प्रधानमंत्री बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया।
2 महीने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने रायशुमारी में भारी कामयाबी हासिल की। खुमैनी ने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर उसका ऐलान कर दिया और बदले में खुमैनी को जिंदगी भर के लिए ईरान का राजनीतिक और धार्मिक नेता नियुक्त कर दिया गया। ईरान जब इस बदलाव से गुजर रहा था तब एक शख्स था जो धीरे धीरे आयतुल्लाह खुमैनी के करीब पहुंच रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी थे। आयतुल्लाह अली खामेनी का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ, जिसे ईरान का सबसे पवित्र शहर कहते हैं। अपने पिता की तरह खामेनी ने भी मौलवी बनने की राह को चुना और शिया मुसलमानों के 2 प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक में से जो है खूब में जाकर के उन्होंने धार्मिक शिक्षा हासिल की। 11 साल की उम्र में खामेनी मौलवी बने। हालांकि खामेनी उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस समय ईरान एक राजतंत्र था जहां पहलवी वंश के शाह सत्ता में थे। शाह एक पद निरपेक्ष राजा थे और धार्मिक लोगों को शक की निगाहों से देखते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में खामेनी की शुरुआती जिंदगी को लेकर एक किस्सा ये भी मशहूर है कि जब खामेनी अपने हम उम्र बच्चों के साथ मौलवी की पोशाक पहनकर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाते। दावा ये भी होता है कि शुरुआती दिनों में खामेनी को सिगरेट और पाइप पीना भी पसंद हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे खामेनी बड़े होते हैं शाह शासन के प्रति उनकी नाराजगी और विरोध बढ़ता चला गया। उन्होंने जल्द ही शाह के मुख्य विरोधी आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया। फिर 1979 में जब शाह की सत्ता का अंत हुआ और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना, तब धीरे धीरे खामेनी भी खुमैनी के करीब आने लग गए। ईरान की सत्ता मौलवियों के हाथों में थी और उन्हीं में से एक थे आयतुल्लाह अली खामेनी। खामेनी बहुत कम समय में खुमैनी के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की घटना में भी खामेनी ने अहम भूमिका निभाई। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका से समाज स्थापित करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई। बाद में अली खामेनी को ईरान का उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। IRGC आगे चलकर ईरान की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में एक बनी। IRGC गठित करने का मकसद था ऐसी सेना तैयार करना जो ईरान के लिए धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर लड़ सके। हालांकि 2 साल ही बीते थे कि साल 1981 में खामेनी पर एक जानलेवा हमला हुआ। खामेनी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कि तभी उनके नजदीक रखे एक टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट होता है। इस विस्फोट में खामेनी का दायां हाथ पैरालाइज हुआ और एक कान के सुनने की क्षमता चली गई। इस हमले का आरोप मुजाहिदीन-ए-खल्क यानी कि MEK पर लगाया गया, जो कि उस समय इस्लामी शासन के खिलाफ सक्रिय थे। इस घटना के बाद तेहरान ने एक सभा को संबोधित करते हुए खामेनी ने कहा कि हमले के बाद मैं बहुत बुरी स्थिति में था। मुझे लगा मौत मेरे दरवाजे के सामने है। अगले कुछ दिनों तक मैं सोचता रहा कि आखिर मैं क्यों बचा। फिर समझ आया कि ऊपर वाले ने किसी न किसी कारणवश मुझे बचाया होगा। खामेनी अपनी उस चोट से उबर ही रहे थे कि उन्हें ईरान का अगला राष्ट्रपति चुना गया। 1981 के अगले 7 साल और 311 दिनों तक ये देश के राष्ट्रपति पद पर रहे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोला, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 8 साल लंबी और विनाशकारी जंग छिड़ी। इस युद्ध के दौरान खामेनी ने कई अहम फैसले लिए और रणनीतिक मोर्चों पर सक्रिय भूमिका भी निभाई। और फिर आया वो साल जब खामेनी ईरान के सबसे शक्तिशाली शख्स बनकर उभरे। वो साल था 1989 का, जब आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ। इसके बाद अली खामेनी को अगला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया ईरान का। खामेनी को लगता था कि इस पद के लिए उनके पास पर्याप्त धार्मिक योग्यता नहीं है। हालांकि वो आयतुल्लाह खुमैनी के बेहद करीबी थे और देश में उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से संविधान में संशोधन कर उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनी ने खुद को मजबूत करने और अपने इर्द गिर्द भरोसेमंद लोगों को तैनात करने की ओर जो है काम शुरू कर दिया। बीते 3.5 दशक से भी ज्यादा समय से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज आयतुल्लाह अली खामेनी से जुड़े कई विवाद भी समय समय पर सामने आए, जैसे कि देश में विरोध की आवाजों को दबाना, पत्रकारों को प्रताड़ित करना, साहित्यकारों की रचनाओं पर सेंसरशिप लगाना, मानव अधिकारों का हनन करना और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने जैसे आरोप, जिसके चलते खामेनी अक्सर सवालों के घेरे में रहे। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में भड़की विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने में भी उनकी संदिग्ध भूमिका कही जाती है। खामेनी के दौर में ही ईरान पर परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जो आज भी जारी हैं। इसके साथ ही जारी है ईरान की अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी।
आयतुल्ला अली खामेनेई अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं और इसलिए वो ना तो इजराइल के सामने घुटने टेकने को तैयार है, ना अमेरिका को बीच बचाव का न्योता दे रहे हैं। दुश्मनी की आग इतनी भड़क गई कि ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि खामेनेई की मौत ही इस जंग को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। तो वहीं दूसरी ओर खामेनेई भी अमेरिका और इजराइल को ललकार रहे हैं। खामेनेई ने धमकी दी कि अगर इस जंग में अमेरिका शामिल होता है तो फिर पूर्ण युद्ध होगा। खामेनेई किस कदर जंग को भड़काने पर आमदा है, ये उनकी पोस्ट कहती है, जिसमें उन्होंने एक फोटो शेयर की और लिखा है, हैदर के नाम पर युद्ध शुरू होता है। इस्लाम के जानकार जानते हैं कि इमाम अली का दूसरा नाम हैदर था। शिया समुदाय के लिए इमाम अली काफी सम्मानीय हैं। खामेनेई यही नहीं ठहरे, उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा गया, हम जियोनिस्ट पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। तो वही तीसरी पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, अली खैबर लौट रहे हैं। जानकारों की माने तो हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा थे और शिया समुदाय उन्हें पहला इमाम मानता है। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि जो तस्वीर शेयर की गई वो तब की है जब हजरत अली ने अपनी तलवार से जुल्फिकार के साथ यहूदियों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया था। जाहिर है ये तीनों पोस्ट ईरान का ऐलान जंग है, वो जंग जो अगर भड़क गई तो इसकी जद में शायद पूरी दुनिया आ जाएगी, वो जंग जो शायद तीसरा विश्व युद्ध भड़काएगी, वो जंग जिसका दर्द दुनिया दशकों तक नहीं सदियों तक भूल नहीं पाएगी। तो ये थी खामेनेई की कहानी जिनकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। अगले शुक्रवार को फिर से हाजिर होंगे एक नए व्यक्ति विशेष के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।